लेसन 2 के लेसन नंबर 3 हिमालय की बेटियां पढ़ने वाले हैं। तो इस लेसन में लेखक नागार्जुन ने हिमालय की बेटियों के बारे में बताया है। इस हिमालय क्या है? एक पर्वत है। तो उसकी बेटियां कहाँ से आई है, ये हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो नागार्जुन जी ने क्या किया है? हिमालय की बेटियां, यह शीर्षक पढ़कर ही हमें आश्चर्य लगता है कि हिमालय क्या है? एक पर्वत है। तो उसकी बेटियां कैसे आई? क्योंकि वो निर्जल है, तो हिमालय की बेटियां कैसे आई? तो आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो नागार्जुन ने इस लेसन में हिमालय का मानवीकरण किया है। क्या किया है? मानवीकरण किया है। यानी कि उसकी बेटियां कौन है? ये जो नदियां हैं वो उसकी बेटियां हैं, ऐसे उन्होंने कहा है। मीन्स नदियों और हिमालय, इन दोनों का भी मानवीकरण नागार्जुन जी ने इस लेसन में किए वाला है। तो सबसे पहले हम तो उत्तराखंड में अगर कहीं पे हिल स्टेशन पे हम घूमने गए तो वहां से हमें हिमालय की झलक ऐसी दिखाई देती है, छोटी छोटी चोटियां दिखाई देती है। वो कैसी होती है? बर्फ से ढकी वाली होती है, थोड़ी थोड़ी नजर आती है हमें वो। तो वहां हिमालय पर्वत की हमें जो चोटियां दिखाई देती है, वहां से जो नदियां, खासकर उसमें से 2 नदियों का ज्यादा उल्लेख आता है, एक सिंधु और दूसरी ब्रह्मपुत्रा। तो ये यहाँ से जो निकलती है तो ये यहाँ पे पतली सी धारा दिखाई देती है हमको, मीन्स वो बाल्यावस्था में है। तो वहां से बहते समय वो कैसी बहती है? तेजी से बहती है। मीन्स एक आधा छोटा सा बच्चा कैसे तेजी से दौड़ता है, वैसे ही नदियों के बारे में लेखक नागार्जुन ने बताया है। और वो मैदानों में यानी कि शांत भागों में जो एक जैसा भाग होता है, वहां पर आने के बाद उसका विस्तार हो जाता है। मीन्स वो ज्यादा विस्तार के रूप में दिखाई देती है। ये देखकर नागार्जुन जी को बड़ा ही आश्चर्य लगता है। मीन्स इतना सारा असीम जल इस नदियों में कैसे आया, उनको ये आश्चर्य लगता है। तो ये असीम जल कहाँ से आया है, ऐसे नागार्जुन जी ने कहा है। तो ये क्या है? ये हिमालय की पिघली हुई बूंदे हैं। उनकी जो दिल की पिघली हुई, मीन्स अपने बेटियों से दूर जब वो होते हैं तो उनसे जो बूंदे पिघलती हैं, आंसू पिघलते हैं, वो इस नदियों में असीम जल बनकर आता है, ऐसे नागार्जुन जी ने कहा है। तो वो ये नदियां कहाँ पे बहती है? तो ये हिमालय से बहकर आकर जंगलों में, गुफाओं में और पहाड़ों पर ये अपनी बाल्यावस्था दिखाती है। तो बाद में वो कहाँ पे? बहुत सारे जंगलों से आती है। तो जंगलों, वो कौन कौन सी जंगलों में आती है वो देखते हैं। ये देखो, ये देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल, इन सारे जंगलों में जब वो बहने लगती है तब ये नदियों को उनके पिता हिमालय की याद आती होगी, ऐसे लेखक नागार्जुन को लगता है। और शायद उनके पिताजी को यानी कि हिमालय को भी उनकी अपनी बेटियों की याद आती है, ऐसे नागार्जुन जी कहते हैं। लेकिन अगर हमने हिमालय से पूछा तो वो क्या बताते हैं? हिमालय वो मौन रखते हैं, शांत रहते हैं, तो वो कुछ भी नहीं बताया। शायद जैसे ही एक आधे पिताजी को अपनी बेटी की शादी करके उसके घर ससुराल जाने के बाद जैसे याद आती है, वैसे ही हिमालय पर्वत को भी अपनी बेटियों की याद आती होगी। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि ये रीति होती है कि लड़की को अपने घर पे जाना ही होता है। वैसे ही हिमालय की भी हालत नागार्जुन जी ने इस लेसन में बताई है। तो वो कौन कौन सी जंगलों से जाता है ये भी हमने देखा है। तो वहां पे नदियों को अपने पिताजी की याद आती है, ऐसे नागार्जुन जी कहते हैं। तो ये इनके साथ साथ और कौन सी नदियां भी इस उनके नाम नागार्जुन ने इस लेसन में किए हैं। तो वो है नदियां रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। तो ये सारी नदियां भी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के साथ बहती है। ये सब क्या है? हिमालय की बेटियां है, ऐसे नागार्जुन जी ने कहा है। तो नागार्जुन और क्या कहते हैं कि इनमें जो ये बहुत सारी नदियां हैं, ये
अभी मैंने पढ़कर आपको दिखाने वाला है। तो ये बहुत सारी नदियां और ये हिमालय, तो इनके बीच कितना प्रेम की भावना है बेटी और पिताजी के, तो ये भी हमने देखा है। और ये बहते बहते कहाँ पे जाती है? ये समुद्र की प्राप्ति, इनका लक्ष्य क्या होता है? समुद्र की प्राप्ति होता है। तो लेखक नागार्जुन ने हिमालय को समुद्र का ससुर और समुद्र को हिमालय का दामाद, ऐसे उनका मानवीकरण किए वाला है। तो ये हिमालय से निकलकर सीधा कहाँ पे जाती है? समुद्र में जा मिलती है। तो वो उनके पति के पास जाती है, ऐसा लेखक नागार्जुन जी ने कहा है। तो नदियां जाते जाते कहाँ से बहकर जाती है? गुफाओं से, नदियों, जंगलों से, पहाड़ों से। तो यहाँ से बहते जाते हुए तो वो मैदानों में आती है, तब देखो को वो कैसी लगती है? वो शांत, एक आधी जो सभ्य महिला रहती है, शांत स्वभाव की जो महिला रहती है, सुसभ्य ऐसी महिला रहती है, उसकी जैसे लेखक को नदियाँ लगती है। इस वो समान भाग में शांति से बहती है। और पहाड़ों में, गुफाओं में वो कैसी बहती है? बाल्यावस्था में बहती है, छोटे बच्चों की तरह उछल उछल कर वो बहती है, ऐसे नागार्जुन जी कहते हैं। और बहकर वो कहाँ पे मिलती है? समुद्र को। और समुद्र का समुद्र इतना भाग्यशाली है कि ये सब नदियां उससे जाकर मिलती है, तो उनका यह सौभाग्य है, ऐसे नागार्जुन जी कहते हैं। तो लोगों, ये नदियां बहते बहते लोगों का कल्याण करते जाती है, सबको खुशहाली देते ही जाती है, सबको सुखी करती हुई जाती है। सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु संस्कृति उत्पन्न हुई है। सिंधु नदी अगर नहीं होती तो सिंधु संस्कृति उत्पन्न होती थी क्या? नहीं होती थी, ऐसे नागार्जुन जी ने बताया है। तो वो बहते समय लोगों का कल्याण करते जाती है, ऐसे लेखक नागार्जुन जी ने कहा है। और ये प्रकृति के क्या है? चिन्ह है। ये बादल, ये हिमालय, ये पेड़, ये नदियां, ये क्या है? प्रकृति के चिन्ह है। तो लेखक नागार्जुन जी ने इस लेसन में इनका मानवीकरण किया है क्या? नहीं। तो पहले के जमाने में भी बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने इन प्रकृति के चिन्हों का मानवीकरण किए वाला है। तो ये क्या है? मेघ है। तो ये मेघ का मानवीकरण भी किया है। तो किसने किया है? अपने महाकाव्य में कालिदास ने किया था। तो एक यक्ष रहता है और यक्षिणी रहती है, उनकी विरह की कहानी है। तो यक्ष मेघ को अपना दूत बनाता है और कहता है कि मेरे प्रेयसी को तुम मेरा संदेशा जब लेकर जाओगे, तब वेत्रवती नदी, जो बेतवा नदी है, तो उसमें आपके प्रेम के जो इनके पास, मेघ के पास तो पानी ज्यादा ही होता है, तो जाते समय उस वेत्रवती नदी में तुम अपना पानी थोड़ा सा छोड़ के जाओ, ऐसे कहते हैं। तो कालिदास ने अपने महाकाव्य में इस मेघ का भी मानवीकरण किए वाला है। और काका कारणेकर में क्या कहा है कि उनको माता का दर्जा दिया है नदियों को। हम अभी भी नदी को माता का ही दर्जा देते हैं, गंगा माँ कहकर ही बुलाते हैं। उसमें सब हम जो संस्कृत यानी कि पूजा पाठ ये करने के पहले हम गंगा माँ का स्नान करके ही, पवित्र होकर ही अपनी पूजा अर्चा करते हैं। तो हम नदियों को माँ का दर्जा देते हैं। काका कारणेकर ने माँ का दर्जा नदियों को दिया है। तो लेखक क्या कहते हैं? जब वो तिब्बत में थे, कहाँ पे थे वो? तिब्बत में थे। तो थोलिन में है तिब्बत। तो वहाँ पे वो जब थे तो उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। तो उन्होंने कौन सी नदी में? सतलुज, ये सतलुज नदी है, उस नदी के किनारे गए और अपने पैर छोड़कर उस नदी में बैठ गए। तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। उनको कैसे लगा कि मैं अपनी बहन के पास ही बैठे वाला हूँ। और बैठकर उन्होंने उस सतलुज नदी पे एक कविता बनाई है। तो वो कविता मैं आपको सुनाती हूँ। देखो, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी है
यहाँ देखो, यहाँ इनको बेटियां कहाँ है और बाप हिमालय को कहाँ है।